आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक के ऊपर जो है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में जाने के पहले थोड़ा बहुत प्रिलिमिनरी डिस्कशन करते हैं। हम सभी ने जानते हैं हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मेन एस्पेक्ट क्या है? जो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है, और जो उसका वेट वेरी लेस हो और वेलोसिटी वेरी बहुत ज़्यादा हो, तब क्या होता है, हम लोग एक साथ कभी भी उसका मोमेंटम और पोजीशन को एकदम एक्यूरेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग किसी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की या माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ प्रिसाइसली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने मोमेंटम डिटरमाइन नहीं कर पाया क्योंकि मास कांस्टेंट है, दैट मीन्स किसमें हमको प्रॉब्लम आएगा? वेलोसिटी मेजरमेंट करने में। वेलोसिटी मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम आएगा मतलब उसका पोजीशन मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम आएगा। सो यू कैन नॉट मेजर द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स व्हिच ओबेइंग जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। सो किसी पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक बेसिकली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का फ्यूचर मोशन, फ्यूचर वेलोसिटी क्या होगा या फ्यूचर पोजीशन क्या होगा, ये एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये लिमिटेशन आ रहा है कहाँ से? हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल से। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये फ्यूचर एस्पेक्ट को कंसीडर करके उन्होंने पोस्टुलेट्स डेवलप किया जो कि है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, एंड ये जो पोस्टुलेट्स जितने भी हैं ये यूज करते हैं किसमें? एक्सपेरिमेंटली किसी डाटा मिला उसको और एक्सपेरिमेंटली किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, उसको एक्सप्लेन करने में हम ये सब पोस्टुलेट्स को यूज कर सकते हैं। तो बेसिक पोस्टुलेट्स जो है वो हम अभी जानेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्वांटम मैकेनिक्स का बताता है जे एनी स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज फुल्ली एज पॉसिबल बाय ए फंक्शन साई। ए कैपिटल साई है, ओके, व्हिच इज ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम एंड टाइम। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी सिस्टम का स्टेट, एनी स्टेट एट एनी टाइम फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय a function psi, capital psi, small psi. Okay, it can be expressed by a function psi that is fully described. इसका मतलब है कोई भी एक सिस्टम का कोई भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके कम्प्लीटली। वो है को क्या है? वो एक फंक्शन जो है कैपिटल साई। कैपिटल साई क्या है? कैपिटल साई एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? कोऑर्डिनेट्स का, r1, r2, r3 एंड टाइम का। ओके, तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट्स का मेन एस्पेक्ट क्या हुआ? इन कोई भी स्टेट को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक फंक्शन के द्वारा जो है साई। और साई वो फंक्शन किसका फंक्शन होगा? मतलब वेरिएबल क्या क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। साई इज ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। ओके, r1, r2, r3 आर कोऑर्डिनेट एंड t स्मॉल t इज द टाइम। सो अगर जैसे यह r1, r2, r3 की जगह x1, x2, x1, y1, z1, x2, y2, z2 इस टाइप का कोऑर्डिनेट होगा अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है।
पोलर कोऑर्डिनेट होगा तो r थीटा फाई हो जाएगा। सो हम लोगों ने जनरल एक्सप्रेशन में लिखा r1 r2 r3 which represent the coordinates that is position coordinates and time. तो psi is a function of coordinates and time which used to represent a state of a system at certain time t, and the particles or the system in having the coordinates system of r1 r2 r3 and so on. So psi को कैपिटल साई जो है उसको बोलते हैं वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन अभी क्या है, दिस वेव फंक्शन इज, ये जो कैपिटल साई वेव फंक्शन है इसको ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, आर के ऊपर मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम के ऊपर। सो इसको कैपिटल साई बोलते हैं। अभी हम लोग बहुत सा जगह लिखते हैं, हम लोग और एक चीज देखे हैं, जैसे दिस इज माई कैपिटल साई, ए कैपिटल साई, ये हमारा फंक्शन है किसका, r1 r2 r3 एंड t का। ओके, एक तो टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन, ये हो गया टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। तो कैपिटल साई का मतलब हो गया जो बोथ कोऑर्डिनेट्स एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसको हम लोग लिखते हैं टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन। और ये है स्मॉल साई, दिस इज कैपिटल साई। ओके, दिस इज कैपिटल साई एंड दिस इज माई स्मॉल साई। ओके, दिस स्मॉल साइज क्या है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट के फंक्शन होगा, r1 r2 r3 का फंक्शन होगा, इसमें कोई t नहीं रहेगा। सो हम लिख सकते हैं क्या, ये जो कैपिटल साई है ये प्रोडक्ट है किसका किसका, स्मॉल साई एंड फाई। फाई क्या होगा, फाई इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। ओके, सो कैपिटल साई और स्मॉल साई क्लियर हो गया। ये तो क्या एक सिस्टम था जो बोथ कोऑर्डिनेट्स और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कैपिटल साइज से डिनोट कर रहा है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। अभी कुछ स्टेट सिस्टम का ऐसा हो सकता है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो, मतलब जितना भी टाइम रख दे वो स्टेट सेम ही है। ओके, वो वेव फंक्शन क्या होगा, वो टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम हो जाएगा। ये कैपिटल साइज जो है वो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, तो टाइम डिपेंडेंट सिस्टम के लिए हो गया। और जो टाइम इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स टी का कोई रोल नहीं है, तो हम लोग इस स्मॉल साइज से डिनोट करते हैं r1 r2 rn। तो ये हो गया कैपिटल साइज, ये हो गया स्मॉल साइज। स्मॉल साइज इज फॉर टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड कैपिटल साइज फॉर टाइम डिपेंडेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट जो है और एक क्या है, वेव फंक्शन जो है एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, वही स्टेट फंक्शन को यहाँ रिमेंबर करना पड़ेगा। फिर वेव फंक्शन इज ए स्टेट फंक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ओनली द स्टेट ऑफ द सिस्टम, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द चेंज। ओके, ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये स्टेट फंक्शन है। द फंक्शन साई, सेकंड पोस्टुलेट, द फंक्शन साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, continuous and finite throughout the configuration space. The first derivative of the function psi must also be continuous in the configuration space. इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने देखा था स्टेट फंक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना पड़ेगा, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट थ्रू आउट द स्पेस होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना। जैसे हम अभी देखते हैं कुछ वेव फंक्शन, हम कुछ देखेंगे क्या होना पड़ेगा, ये कैपिटल साई हो या स्मॉल साई हो, कैपिटल साई हो और स्मॉल साई हो, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये दोनों ही स्टेट फंक्शन है। एक टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, टाइम इंडिपेंडेंट।
तो ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये दोनों ही स्टेट फंक्शन होगा। ओके, क्योंकि स्टेट को डिफाइन करता है ना सिस्टम का, तो ये स्टेट फंक्शन जैसे ही होगा। इसका एक रूल क्या है सेकंड पोस्टुलेट में जो हम बता रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एंड फाइनाइट थ्रू आउट द स्पेस। अब हम क्या देखेंगे, एक वेव फंक्शन है, लेट से हम लोगों ने वो साई इक्वल टू साइन एक्स। ओके, साई इक्वल टू साइन एक्स, ये टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन लिया क्योंकि इसमें कोई टी पार्ट नहीं है, तो टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन को हम कंसीडर किया। अभी देखेंगे ये वेव फंक्शन स्टेट फंक्शन मतलब सेकंड पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तब जाके ये जो फंक्शन हम लोगों ने लिखा है ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या है, ये देखो सिंगल वैल्यूड है, ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया साई। तो साइन वेव कैसा होता है, दिस इज माई साइन वेव, साइन एक्स। ये क्या होगा, सिंगल वैल्यूड है, एक पॉइंट में एक ही वैल्यू होगा, सिंगल वैल्यूड है तो नंबर 1 सिंगल वैल्यूड, एक्स का एक वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू है। ओके, वाई का एक ही सिंगल वैल्यू है, कॉन्टिन्यूअस है थ्रू आउट द स्पेस, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। फाइनाइट थ्रू आउट द स्पेस, इनफाइनाइट किसी भी जगह नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस है और फाइनाइट भी है। ओके, तो दूसरा जो कंडीशन है वो फाइनाइट, तीसरा जो है कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, तो मेरा 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। चौथा कंडीशन क्या था, चौथा कंडीशन था इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डी साई डी एक्स दैट मस्ट ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। तो डी साई डी एक्स कितना होगा, डी साई डी एक्स होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का हम प्लॉट करेंगे तो क्या देखेंगे, ऐसा आता है, दैट इज माई कॉस एक्स, इक्वल आएगा, ऊपर नीचे इक्वल रहेगा। दिस इज कॉस एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज साई, डी साई डी एक्स हो। तो ये भी देखो, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब है साई इक्वल टू साइन एक्स एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन मतलब वेल बिहेव वेव फंक्शन। अभी हम दूसरा एक एग्जांपल लें, जैसे साई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो हम एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू साइन साई, एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं साइन साई। तो एक्स इक्वल टू साइन साई जब हो जाएगा तब क्या होगा, इधर अगर साई डालेंगे, इधर एक्स डालेंगे तो इसका होता है ऐसा टाइप का, तब साई हो गया, एक्स के जगह साई हो गया, और एक्स मतलब ये जो वाला ग्राफ था उसका 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का कर्व। अभी देखो कॉन्टिन्यूअस तो है एक, ये देखो एक दो वैल्यू, तो मतलब एक सिंगल वैल्यूड नहीं है, एक एक्स वैल्यू के लिए हमको 2 वाई वैल्यू मिल रहा है, मतलब 2 साई वैल्यू, साई का 2 वैल्यू मिल रहा है, 3 वैल्यू 4 वैल्यू मिल रहा है, न्यूमेरस वैल्यू मिल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, सिंगल वैल्यूड नहीं है। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन ये वाला फर्स्ट वाला क्राइटेरिया ही होल्ड नहीं कर रहा है, तो साई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब ये किसी सिस्टम का वेव फंक्शन नहीं हो सकता। वेव फंक्शन वही होगा
जो ये 3 कंडीशन को होल्ड करेगा, 3 नहीं 4 कंडीशन को होल्ड करेगा। एनी वन कंडीशन को हम सेटिस्फाई करें जब, तब हम दूसरा और कंडीशन को नहीं देखेंगे। उसके बाद क्या आता है, द वेव फंक्शन साई हैज द प्रॉपर्टी दैट साई स्टार साई, साई स्टार हम बताया था, साई स्टार इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। और अगर ये कॉम्प्लेक्स साई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है, दैट मीन इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं है, पूरा रियल पार्ट सब है, तो साई स्टार इक्वल टू साई, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब तब हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स के लिए, वेव फंक्शन अगर कॉम्प्लेक्स है तब हो जाएगा साई, हो जाएगा वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब आई के जगह माइनस आई डाल देंगे, ये हो जाएगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो वो दोनों का प्रोडक्ट, और साई स्क्वायर मीन्स मैं अगर रियल लूँ तो उसका रियल केस में क्या है, रियल केस में फॉर रियल फंक्शन साई स्टार इक्वल टू साई, तो साई स्टार साई कितना हो जाएगा, साई इंटू साई, तो साई स्क्वायर हो जाएगा। उसी को हम लोगों ने लिखा है मॉड फॉर्म में। मॉड फॉर्म में इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टू फाइंड द वेरिएबल, लेट्स से पोजीशन, वेरिएबल मीन्स एक पोजीशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, टोटल एनर्जी हो सकता है, एनी वेरिएबल्स, डायनामिक वेरिएबल, टू फाइंड द वेरिएबल इन द सिस्टम। दैट मीन्स ये जो साई स्क्वायर और साई स्टार साई जब कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो साई स्क्वायर हो जाएगा। इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टू फाइंड द वेरिएबल इन द सिस्टम। ओके, फर्दर ये जो स्क्वायर के साथ अगर डी टाउ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये जो चीज़ है इसके साथ हम लोग डी टाउ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डेंसिटी था, डेंसिटी के साथ अगर हम वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दें तब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। दैट इज डेंसिटी इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, डेंसिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, डी टाउ हो जाता है। तो ये था क्या, हमारा साई स्क्वायर था, उसके साथ अगर डी टाउ मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ओके, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, साई स्क्वायर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये साई स्क्वायर हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड डी टाउ मल्टीप्लाई करने से वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। किसमें प्रोबेबिलिटी, जो टाइम एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, वो वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ के अंदर सिस्टम पड़ा है, और उसका जो साई स्क्वायर है वो दर्शाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इन द वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ। Psi square d tau represent the probability that the variable lie in the volume element d tau at any time t. Since the particle is containing in the system, so the total probability will be unity. इसका मतलब क्या है, पार्टिकल सिस्टम के अंदर है, एक पार्टिकल है, उसका कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स हो गया r1 r2 डॉट डॉट rn, और ये एनी टाइम t। ओके, तो मैं सोच रहा हूँ साई एक टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन है, साई हो जाएगा r1 r2 rn का फंक्शन। ओके, अभी साई स्क्वायर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसके साथ डी टाउ मल्टीप्लाई करती है, प्रोबेबिलिटी हो गया डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर। डी टाउ क्या है, डी टाउ इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड फॉर योर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करना मतलब क्या है, ऑल स्पेस। इंटीग्रेशन मतलब जो प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट जोन में, उसको
जोड़ना है एक साथ। तो प्रोबेबिलिटी मान लो एक सिस्टम है, पार्टिकल का कोऑर्डिनेट ए भी हो सकता है, 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 ए भी हो सकता है। तो ये जो वेव फंक्शन जो है वो पूरा के पूरा पार्टिकल का इस वाला सिस्टम के अंदर रहने के जो स्थिति है वो डिनोट कर सकता है। दैट मीन्स पार्टिकल पोजीशन P1, P2, P3, P4, P5 ऐसा पोजीशन मान लो। ओके, ये पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे है। तो टोटल जब लेंगे कहीं ना कहीं तो पार्टिकल का यहाँ मान लो 10% है रहने का, यहाँ 20% है रहने का, यहाँ 30% है रहने का, यहाँ 20% है, 20 नहीं 15% है, यहाँ 25% है, ऐसा टाइप का 40 70, हाँ ऐसा टाइप का अगर प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स इस पोजीशन के लिए हम अगर ये करें साई स्क्वायर डी टाउ करें तो 20% आएगा, ऐसा करके आएगा प्रोबेबिलिटी। ओके, तब अगर पूरा के पूरा स्पेस के ऊपर हम इंटीग्रेशन कर दें, मीन्स ये जितना प्रोबेबिलिटी है सबको जोड़ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ए है, इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना मतलब पूरा के पूरा जगह में जितना प्रोबेबिलिटी है उसको जोड़ रहा है। तो ये कितना है 100% ही होगा ना, प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं तो रहेगा, तो पूरा के पूरा प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो पार्टिकल किसी न किसी तरह से सिस्टम के अंदर है, अगर पार्टिकल सिस्टम के अंदर है तो उसका टोटल प्रोबेबिलिटी, उस सिस्टम के अंदर पार्टिकल के मिलने का टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। वो कैसे मिलेगा, प्रोबेबिलिटी जो रिप्रेजेंट करता है, जो जिस फंक्शन के जिस वे से उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे डिफरेंट पोजीशन के प्रोबेबिलिटी से, वो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑल स्पेस साई स्टार साई डी टाउ इक्वल टू 1 हो जाता है। और अगर ये अगर रियल होता, मतलब साई अगर रियल है तब साई स्क्वायर डी टाउ इंटीग्रेशन साई स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1, दैट मीन्स इंटीग्रेशन साई स्क्वायर मॉड साई स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1 ये लिख सकते हैं रियल केस में। उसके बाद है चौथा पोस्टुलेट जो बताता है कि टू एवरी डायनामिकल वेरिएबल एम, डायनामिकल वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसको हम क्लासिकली मेजर करते हैं, जैसे पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब डायनामिकल वेरिएबल्स है। डायनामिकल वेरिएबल्स एम, मान लो एम एक डिनोट किया, एम कैपिटल एम, देयर मस्ट बी ए लीनियर ऑपरेटर एम कैप। मीन्स क्लासिकली जो डायनामिकल वेरिएबल है वो क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स उसको मेजर करने के लिए हम लोग को एक ऑपरेटर चाहिए। सो एवरी डायनामिकल वेरिएबल के मतलब प्रेजेंट करते हैं किस में, एक लीनियर ऑपरेटर में। एक लीनियर ऑपरेटर क्या होगा, एम कैप हो जाएगा अगर मेरा वेरिएबल एम है। सिंस वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी व्हिच आर रियल, ये एम जो है, एम जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं आइगन ऑपरेटर। ओके, ये जो आइगन ऑपरेटर है, ये आइगन ऑपरेटर क्या है, आइगन ऑपरेटर हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या किसी भी सिस्टम का अगर हम मेजर करना चाहते हैं, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, ये तो रियल क्वांटिटी होना चाहिए, इमेजिनरी होगा तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। सो हम लोग क्या है, रियल क्वांटिटी से रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब रियल पोजीशन, रियल मोमेंटम, ये सब में रेस्ट्रिक्टेड है। और हमने पढ़ा, हमने देखे हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर अगर आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर्म करे तो क्या होता है, उसका जो आइगन वैल्यू होता है वो रियल होता है। सो जो भी ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे वो हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर ही एक चीज़ है जो हमको रियल वैल्यू दे सकता है। उसके बाद आते हैं 5 नंबर पॉइंट पे, जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है। इफ द स्टेट फंक्शन साई, दैट इज स्मॉल साई हम लोगों ने लिखा है, जो कि एक टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट फंक्शन है, इज एन आइगन फंक्शन ऑफ आइगन ऑपरेटर एम कैप। आइगन ऑपरेटर है तो ये क्या करेगा, एक आइगन वैल्यू इक्वेशन देगा, एम कैप
एम इक्वल टू स्मॉल एम साई, ये स्मॉल एम हो जाएगा आइगन वैल्यू, ठीक है। ओके, एंड ये जो तुम्हारा साई है ये हो जाएगा आइगन फंक्शन। दिस इज माय आइगन ऑपरेटर, दिस इज माय आइगन फंक्शन, दिस इज माय आइगन वैल्यू, अगेन इट इज आइगन फंक्शन। ओके, क्योंकि ये हो गया आइगन वैल्यू इक्वेशन, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है केवल एक आइगन वैल्यू ऑपरेटर, सॉरी आइगन ऑपरेटर, नॉट आइगन वैल्यू ऑपरेटर, इट्स आइगन ऑपरेटर, आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, अगेन आइगन फंक्शन। Let's say this eigen operator is my momentum operator, then eigen value equation is like this, and this small m will be my momentum. In this state the variable m will give a precise value of small m, that means ये जो variable dynamical variable m है, that means let's say momentum, its momentum का value क्या होगा, momentum का value होगा small m, तो small m जो momentum का value हमको मिलेगा दैट विल बी ए प्रिसाइज वैल्यू। उसका मतलब क्या है, अगर हमने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करे मोमेंटम डिटरमाइन करने के लिए, तो हमको क्या है हर बार रिजल्ट स्मॉल एम ही मिलेगा, तो प्रिसाइज वैल्यू देगा एक, ओके, प्रिसिशन रहेगा, तो एम ही होगा हमारा मोमेंटम। अगर हम मोमेंटम मेजर करने चाहें एक्सपेरिमेंटली अगर मेजर करना चाहे तो जितना आएगा वो एग्जैक्ट आएगा, कितना स्मॉल एम। वो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, एक मोमेंटम ऑपरेटर को वही फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर देंगे तो आ जाएगा एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद द सेम वेव फंक्शन। वो जो कांस्टेंट जो मिल रहा है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द डायनेमिकल वेरिएबल्स, ओके, एंड ये जो वैल्यू होगा ये हमारा प्रिसाइज वैल्यू होगा, ओके। तो 5 जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, नंबर 1 है वी आर डिफाइनिंग ए स्टेट यूजिंग ए फंक्शन दैट इज ए स्टेट फंक्शन। वो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल साइज से डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल साइज से। कैपिटल साइज करेंगे जब वो तब दर्शाएगा कि इसमें टाइम इंक्लूडेड है, और स्मॉल साइज में टाइम इंक्लूड नहीं है। सेकेंड पार्ट, ये जो फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन होगा। सेकंड सिग्निफाई करता है कि ये जो स्टेट फंक्शन है वो फंक्शन है, ये सिंगल वैल्यू होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, मतलब किसी भी जगह में जैसे ब्रेक ना हो, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट जैसे किसी एक जोन के लिए इनफाइनाइट ना हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव of this wave function must be continuous, ओके। ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन है इसको हम यूज करते हैं कोई एक फंक्शन वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा कि नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और थर्ड जो पॉइंट है उसमें हम लोगों ने देखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं साई स्क्वायर से, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ डी टाउ वॉल्यूम एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देने से वो प्रोबेबिलिटी हो जाता है, और प्रोबेबिलिटी को जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं पूरा स्पेस पे वो हो जाता है टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाते हैं 1। ये जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है साई स्क्वायर सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट मैक्स बॉर्न बोल के एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सो बॉर्न इंटरप्रिटेशन इसको बोलते हैं, दिस इज बॉर्न इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हमने फोर्थ जो पॉइंट है उसमें देखा है हर एक क्लासिकल वेरिएबल और व्हाट एवर द वेरिएबल डायनामिकल वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में जो यूज करते हैं जैसे मोमेंटम, पोजीशन एक्सेट्रा, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर रहता है, हर एक वो जो ऑपरेटर होता है वो आइगन ऑपरेटर होता है एज वेल एज वो हार्मिशियन होता है। तब क्या होता है, तब जो हमको आइगन वैल्यू मिलता है वो रियल होता है, क्योंकि हम लोग ऑलवेज रियल वैल्यू से इंटरेस्टेड है। उसके बाद 5 नंबर जो पॉइंट आता है उस पर हम देखते हैं कि जो आइगन ऑपरेटर है हम लोग जिसको यूज करते हैं वो ऑलवेज एक प्रिसाइज आइगन वैल्यू देता है। ये था 5, और डिफरेंट बुक में नंबर ऑफ इसको ब्रेक करके 6 किया है, 3 किया है,
So there is no need to worried about the number of postulates. You have to mention all the points, key points. postulates कितना नंबर है ये कोई मैटर नहीं करता है. एक्चुअली हम लोगों ने ऑल की पॉइंट्स को कंसीडर किया है कि नहीं, जो हमने अभी तक 5 पॉइंट के तौर पे बताया है, ये इम्पोर्टेंट है.